जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी भारत की, उससे रिलेटेड प्रश्नों को। इस वीडियो में मैंने दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जो राजनीतिक दशा थी उससे रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। तो भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो कैसे थे? तो वो चांदी की थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। याद रखना है कैसे थे। तो ये आहत सिक्के या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में पंचमार्क थे, जो चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है, अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा। वत्स का क्या था? कौशाम्बी। मत्स्य का क्या था? विराटनगर। कौशल का जो था अहिच्छत्र नहीं था बल्कि क्या था? तो श्रावस्ती था। याद रखना है, कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती। तो गलत कौन सा हो गया? तो ये जो है बी गलत है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो अहिच्छत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो काम्पिल्य थी। शेष सभी जो विकल्प दिए गए बिल्कुल सही है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है राजा और सूची 2 में है राज्य। तो अजात शत्रु है, तो अजात शत्रु कहाँ का शासक था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, मत्स्य। ठीक है। फिर प्रघोत है, प्रसेनजीत है। ठीक है। तो ये सब कहाँ के शासक थे? तो याद रखना है, एक क्या हो जाएगा 3। प्रघोत जो थे वह किस राज्य के शासक थे? तो अवंती के। उदयन कहाँ के थे? तो ये थे कहाँ के? तो वत्स के थे। और प्रसेनजीत कहाँ के थे? तो ये कौशल के थे। तो ए का कितना हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा क्या 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो प्रघोत कहाँ के राजा थे? तो अवंती के। उदयन कहाँ के थे? वत्स के। प्रसेनजीत कहाँ के थे? कौशल के। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो मगध का। नेक्स्ट है चंद्र प्रघोत। यहां पर है चंद्र प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ के ये राजा थे? तो अवंती के। तो चंद्र प्रघोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंद्र प्रघोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रघोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य किसको भेजा था? तो जीवक को। ये कई बार सवाल पूछ चुका है जीवक के बारे में। को उसके उपचार हेतु भेजा था। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहां पर खोदी गई थी नंद राजा के आदेश से? तो यह खोदी गई थी नहर कलिंग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसिन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। तो पूछेगा नंद राजा ने जिन की प्रतिमा कहां से उठाकर लाया था? तो कलिंग से। और उसने कलिंग में ही क्या किया था? एक नहर का भी निर्माण कराया था। ठीक है। कौन था? तो यह था महापद्मानंद, जो कि क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो अवंतिका कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती का राजधानी क्या था? तो याद रखेंगे उज्जैनी। तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? तो माहिष्मती। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है, तो यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर है मानचित्र से रिलेटेड, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूं, काफी ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है कौन सा है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। तो देखते हैं, मध्यमिका यानी राजस्थान जो नगरी है, भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीनतम नगरी है। कौन सा? तो मध्यमिका। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? बैराठ भी कहा जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने
अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था, कहाँ पर, विराटनगर में। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। तो इसमें जो है मध्यमिका और विराटनगर दोनों का उल्लेख जो है महाभारत और महाभाष्य दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ये क्या मारेंगे, उदयीन मारेंगे, पाटलिपुत्र के संस्थापक। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होगा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। याद रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, न कि उदयन के द्वारा। उदयीन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो ये इसका योगदान था कि इसने राजधानी को राजगृह से कहां स्थानांतरित किया था, तो पाटलिपुत्र। जबकि पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है, गलत है ये। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से तो है ही नहीं। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र जो है उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से क्या है, घिरा हुआ था। तो प्राचीन पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो इस क्वेश्चन में भी क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। तो वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक किसने किया था, अजातशत्रु ने की थी। एवं उदयीन ने राजधानी राजगृह से क्या किया था, पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था। तो बसाया किसने था, अजातशत्रु ने। राजधानी किसने बनाया था, तो उदयीन ने, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। और राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था उदयीन ने। बिंबिसार कौन था, तो यह जो था हर्यक वंश का क्या था, संस्थापक था, याद रखना है। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो वह था उदयीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बसाया किसने था इसको, तो अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है उदयीन वासवदाता की दंत कथा संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह उज्जैन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उदयीन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयीन तथा अवंती नरेश प्रघोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये याद रखना है किसमें, तो स्वप्न वासवदत्तम। यह कथा उस समय की है जब उदयीन उज्जैनी के कारागार में क्या थे, कैद थे। तो ये पूछ सकता है कि स्वप्न वासवदत्तम किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है महाकवि भास के द्वारा। किसका किसका उल्लेख है इसमें, तो वत्स नरेश उदयीन तथा अवंती नरेश प्रघोत की जो पुत्री है वासवदत्ता की, इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो यह हुआ था कब, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो राजा बिंबिसार था। कब से कब तक इसका कार्यकाल है, तो 544 से 1492 में ईसा पूर्व। यह हर्यक कुल से संबंध था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था, तो वह कौन सा था, तो वह था मगध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और अंततः इसमें कौन सफल रहा, तो मगध सफल रहा। नेक्स्ट है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो शाक्य था, लिच्छवी था, जबकि यौधेय जो था इसमें शामिल नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल वस्तु के शाक्य,
सुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनाड़ा के कौन तो मल, पावा के भी मल, फिर है पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। ठीक है, ये क्या थे तो गणराज्य थे। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था, याद रखेंगे। ये काफी जो है इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट्स यहाँ पे घटना चक्र में दिए रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक क्या था विद्यमान था। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो याद रखना है यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो यह कहाँ थी वैशाली में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, पार्श्वनाथ, तो जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक जो थे, लिच्छवी, ये जो है उपयुक्त जोड़ी है। बाकी जो यहां पर दिया गया ये क्या है गलत है। तो राजा चेटक लिच्छवी गणराज के क्या थे राजा थे। उनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश किससे हुआ था, तो याद रखना है बिंबिसार से। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से क्या था, तो एक था। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो यह सूचना मिलती है अंगुत्तर निकाय में। राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। जैन ग्रंथ और जैन किस पूछा जाए कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो वह है भगवती सूत्र। तो दोनों जो इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस में उपलब्ध है, तो यह उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो यह करता है अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म की अगर बात करें जैन धर्म ग्रंथ की, तो वो कौन सा है, तो भगवती सूत्र। नेक्स्ट महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्ट अध्याय में भी उल्लेखित है, तो ये अच्छा सवाल है दोस्तों। तो याद रखना है इसमें से किसका जो है किस जनपद का उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्याय में भी देखने को मिलता है, तो ये कौन सा है, तो यह है मगध। उसके बाद है अस्मक और तीसरा कौन सा है कंबोज। जबकि छेदी और वत्स का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्याय में देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित प्रमुख जनपद कौन कौन सा है, तो मगध है, अस्मक है, कंबोज है, गांधार है, सुरसेन आदि है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करने को कह रहा है। तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी, तो अहिछत्र थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी, तो काम्पिली थी। याद रखना दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। याद रखेंगे कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ। जबकि मथुरा जो थी सुरसेन की राजधानी थी। सुरसेन जो था एक जनपद था और उसकी राजधानी महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी, तो मथुरा। नेक्स्ट 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, तो अभी हम लोगों ने देखा था सुरसेन की यह राजधानी थी मथुरा। वत्स का क्या था, तो यह था कौशाम्बी। क्या था,
कौशाम्बी। काशी का क्या था? तो वाराणसी। वज्जी का क्या था? तो वैशाली। नेक्स्ट है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह थी अंग की। तो बिहार में वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या है? तो मालिनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि प्राचीन समय में किस महाजनपद का नाम मालिनी भी था? तो वह था कौन? तो चंपा, जिसकी राजधानी क्या थी? तो अंग। सॉरी, प्राचीन समय में किस महाजनपद की राजधानी का नाम मालिनी था? तो वह था अंग। अंग की जो राजधानी थी वह थी चंपा, और चंपा को महाभारत और पुराणों में क्या कहा गया है? तो मालिनी भी कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। ठीक है। तो शक्तिमती भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। तो चेदी की राजधानी थी क्या? तो सुक्तिमती। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चेदी जो थी महाजनपद स्थित था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो वह था अशक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अशक, जिसे हम लोग अस्मक भी कहते हैं, नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? तो पैठन या पोतन अथवा पोटली थी। याद रखना है, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे पैठन, पोतन अथवा पोटली। प्राचीन नाम इसका क्या था? तो याद रखेंगे प्रतिष्ठान था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो यह था मत्स्य जो महाजनपद था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह जो था राजस्थान में स्थित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? तो मत्स्य का राजधानी भी याद रखना है, मत्स्य की जो राजधानी थी वह थी विराट नगर। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, या जिसे हम लोग राजगिरी के भी नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखना है 492 में ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से कहां पर स्थानांतरित किया था? तो पाटलिपुत्र। बसाया किसने था पाटलिपुत्र को? तो वह था अजातशत्रु। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रज। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसकी प्राचीन जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगिरी या गिरिब्रज, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो याद रखना है गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र रही है, जबकि कौशाम्बी जो है यह किसकी राजधानी रही है? तो ये रही है वत्स की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कि क्या? तो डी। तो गिरिब्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। किसने स्थानांतरित किया था? तो उदयन ने। नेक्स्ट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है कैसा? तो यह है अर्धचंद्राकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया था? तो 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत, जिसे हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो श्रावस्ती के नाम से, नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह कौन सा था? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और इसका जो पुत्र था वो कौन था? तो उदयन था। उसने अपने पिता अजातशत्रु को क्या किया था? मार डाला था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मगध का शासक अजातशत्रु कब से कब तक इसका कार्यकाल है? तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने
कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है, ये याद रखना। ये जो उदयीन है और ये कौशाम्बी के जो वत्स राजा है उनका नाम है उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो यह था हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था, तो वह था अजातशत्रु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था, तो वह कौन था, तो वह था अजातशत्रु। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान कौन था, तो चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी कौशल के को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री, ये मंत्री का नाम भी याद रखना है, पूछा जा चुका है, मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर पड़ गया। अंतोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था, तो यह किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखना शिशुनाग। मोस्ट वीपीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना। कई लोग इसका आंसर अजातशत्रु मारेंगे, तो याद रखेंगे इसका। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था, तो वह कौन था, शिशुनाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग के ने अवंती, मालवा का क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में क्या किया था, तो मिला लिया था। नेक्स्ट है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मानंद ने। याद कीजिए क्या हमने शुरू में देखा था कि उड़ीसा से जिनसेन की मूर्ति लाने वाला शासक कौन था, तो वह था नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। ठीक है, और वहां पर एक नहर भी इसने क्या किया था, खुदवाया था। तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को क्या कहा गया, तो ये टाइटल भी याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है। सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है, याद रखना है। कौन कौन सा, तो ये 2 टाइटल है इसका, सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है महापद्मानंद। और किस नाम से, तो सर्वछत्रांतक। नेक्स्ट है वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ, देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। यह भी आया हुआ है। कौशल नरेश जो है बिंबिसार जी से शादी किया था, वो कौन थी, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की यह बहन थी, जिनका नाम था महाकोसला। तो दहेज स्वरूप इनको क्या मिला था, तो काशी मिला था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, याद रखना है, तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उप राजा क्या किया था, नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में से यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या मारा था, तो शिशुनाग दिया था। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, याद कीजिए, तो यह किया था मौर्य वंश ने। तो मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल, याद रखना है, 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया।
इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत कौन कौन से हुए, तो ये क्रम भी याद रखना, शुंग, उसके बाद कण्व और उसके बाद गुप्त आदि ने शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, तो यह है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो यह है हाथी गुफा अभिलेख। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम, याद रखना, नहरों की जानकारी देने वाला यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। कौन सा, तो हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक। सबसे पहले कौन सा आया था, तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा आया था, तो हर्यक वंश के बाद आया था नंद वंश। नंद वंश के बाद कौन आएगा, तो ये आएगा मौर्य वंश। उसके बाद कौन सा आएगा, तो लास्ट में आएगा शुंग वंश। तो क्रम क्या आ जाएगा, 4 1 3 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो हर्यक वंश का शासनकाल रहा था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 444 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व, और शुंग वंश का शासनकाल 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध, सॉरी, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो यह जीवक जो था किससे संबंधित था, तो यह था बिंबिसार से। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रघोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो यह था जीवक। कथन 1 है और कथन ए है और कथन बी भी है, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। सही है, विश्व के सभी भागों में ये बोल रहा है, एक मिनट, तो एक मिनट, सभी भागों में नहीं, भारत में शायद ये था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो वैदिक धर्म जटिल हो चुका था, यह स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट राइट क्या है, तो दोनों सही है। तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो सभी भागों से मैं थोड़ा डाउट कर रहा था, लेकिन ये सही है कि विश्व के सभी भागों में क्या हुआ था, ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, ये सही है। और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये तो सही ही था। वैदिक धर्म की जटिलताओं के कारण क्या हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये तो सही था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी यानी परिव्राजक घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाला क्रमशः कौन था, तो कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहित का महत्व अत्यधिक बढ़ता गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट है, काल्पी जो है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो काल्पी जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है काल्पी नगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम प्री देने जा रहे हो, तो पूरा घटनाचक्र को रिवाइज कर कर जाएं, काफी हेल्प मिलेगा आपको घटनाचक्र की बुक से। तो काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा क्या किया गया था, बसाया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी। पंचाल का क्या था, अहिच्छित्र था। कौशल का क्या था, कौशल का क्या था, फिर वत्स का क्या था, तो वत्स का था यह कौशाम्बी था।
कुरु का था इंद्रप्रस्थ और कौशल का क्या था, तो यह साकेत था। ठीक है, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किसमें है, तो यह है ऑप्शन बी में। ठीक है, फिर है 53 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुरु है तो कुरु का इंद्रप्रसेन, सुरसेन किसका है, मथुरा का है। मत्स्य का क्या है, विराटनगर है। अस्मक का क्या है, तो पोतन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाजनपद है उसकी राजधानी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए का 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 इसका राइट आंसर है। तो 3 4 1 2 किसमें है, तो यह है ऑप्शन सी में। ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कंबोज का हटक सही है। अस्मक का पोतन या पोटल ये भी सही है। सुरसेन का क्या होता है, मथुरा होता है। क्या होता है, सुरसेन का होता है मथुरा, न कि कौशाम्बी। वत्स का होता है कौशाम्बी। तो गलत कौन सा हो गया, सी। कौशल का क्या होता है, श्रावस्ती सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। तो 8 महाजनपद जो है, 16 में से 8 महाजनपद केवल यूपी में ही क्या है, स्थित है। याद रखना। और ये लेटेस्ट सवाल है, देखिए 2021 में ये पूछा गया सवाल है यूपी आरओ एआरओ में। तो ये अच्छा सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके नाम कौन कौन से है, ये भी कभी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, कुरु है, पंचाल है, काशी है, कौशल है, सुरसेन है, चेदी है, वत्स है और कौन सा है, मल्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। श्रेणी व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। और भी देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या लिखा गया। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था, यह सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता था, यह भी सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, यह भी सही है। गलत कौन सा है, तो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित था, यह स्टेटमेंट गलत है। तो प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण करने के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। और ये जो था दोस्तों आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल भी था। तो दोस्तों ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।